बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही मेरी? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। उसका एक टॉपिक रह गया था। उसका जो सोशल रिवोल्यूशन के बारे में उसका नज़रिया है वो है हमारा आज का टॉपिक। कि वो कहता है कि इनकलाब जो है वो कौन लेके आता है, इनकलाब कैसे आता है, और उसके नज़रिए में कौन से इनकलाब के जो है वो स्टेप हैं, उनका पर्पस क्या है, इनकलाब लाने की जो वजह है वो क्या है, इसका असल मकसद और इसका नज़रिया ये क्या है। हालांकि ये पेपर में तो नहीं पूछा जाता, इतना कम पूछा जाता है। जो मार्क्स है उसकी क्लास स्ट्रगल, सरप्लस थ्योरी ये ज़्यादा पूछी जाती है। ये या उसका जो है कैपिटलिज्म पूछा जाता है। ये उसका जो रेवोल्यूशन है ये तो कम ही पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट ही करा रहा हूँ, जितने वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं सब के कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ और हर एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए। और लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड होंगे, वो बाद में आने वाले लोग जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही, वो किताब पढ़ते हैं तो किताब से थ्योरी समझ नहीं आती, वो हर एक जो उनका कॉन्सेप्ट है किसी भी वेस्टर्न फ़िलासफ़र का, उसका किताब से मुतालिया करके और लेक्चर सुन के वो समझ सकते हैं, वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब ये मेरा पेड सेशन है, मैं मतलब फ़ीस लेके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितने भी मैंने वेस्टर्न फ़िलासफ़र करवा दिए हैं, ये आज जो है वो 7 है, ये 7वें नंबर पे फ़िलासफ़र है मार्क्स जो करवा रहा हूँ। पिछले मैंने 6 करवाए हैं, वो उन 6 के और ये जो 7वां है, इनके टोटल जो कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में इन्होंने बयान किए हैं वो सारे मैंने करवाएं। और वो सारे लेक्चर इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपने वाल पे पोस्ट भी कर दूंगा ताकि सबका भला हो जाए। जो फ़ीस नहीं पे करना चाहता या नहीं कहीं जाना चाहता, दूर दराज रहता है, कुछ माली प्रॉब्लम है, वो लेक्चर सुन के काफ़ी जो है वो उसकी मदद हो जाएगी। और मैं इतना आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना आसानी से कि एक 10th क्लास का जो बच्चा है वो भी समझ जाए, उसको भी इनके जो नज़रियात हैं मगरबी फ़िलासफ़रों के वो समझ आ जाएं। मैं इतनी आसानी से कोशिश करता हूँ कि समझा सकूँ। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, अभी लेक्चर जो है वो 15 से 20 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। और अगर किसी का कोई सवाल हो, बाद में किसी का कोई सवाल हो, व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेंजर में पूछ सकता है, लेकिन उसका कोई रेलिवेंट सवाल हो पॉलिटिकल साइंस के बारे में
या वेस्टर्न फिलासफरों के बारे में। ठीक है, अभी आप लोगों ने जिनका इंटरेस्ट है पोल साइंस में, जिसने CSSPMS के लिए पोल साइंस सोच रहा है कि वो ऑप्ट करे, उसका इंटरेस्ट है कि वो CSSPMS के पेपर दे, तो वो लेक्चर ज़रूर सुने, उसको ज़रूर समझे। उसके लिए ये सिलेबस नया होगा, सब्जेक्ट नया होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं जिस तरीके से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, वो समझ आ जाएगी आपको। आप जो है वो शेषो पंज में नहीं रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। अभी हम आते हैं लेक्चर की तरफ। अब ये देखें, पॉलिटिकल साइंस CSSPMS हो या मास्टर हो, MA हो, इसका ये वेस्टर्न फिलासफर जो है ये है कार्ल मार्क्स। ये मगरिब मतलब ये जर्मनी में पैदा हुआ है, वहाँ से फिर इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले करवा दिया हुआ है। ये इसकी थ्योरी है, थ्योरी हम कम वक्त में करेंगे, तो मतलब है वो जिसने सुननी होगी और नोट्स बनाने होंगे, वो टाइम थोड़े में अगर होगी तो वो दिलचस्पी से सुनेगा। थ्योरी ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, इसकी जो थ्योरी ऑफ या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिवोल्यूशन जो है, एक जो समाज में, माशरे में जो इनकलाब आया जाता है वो कैसे आता है, कौन लाता है, उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो, क्योंकि उसने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल में जो तबकाती जंग थी, उसमें जो है वो मजदूर जो थे सरमायादारों के साथ, जो गरीब आरी थे वो लैंडलॉर्ड के साथ, इस तरीके से जो दूसरे जो गरीब लोग थे वो दूसरों के साथ, गरीब अमीरों के साथ, इस तरीके से मतलब है ये क्लास स्ट्रगल फाइटिंग शुरू से चलती आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो एक कॉन्सेप्ट पैदा होता था इनकलाब का, कि किस तरीके से ये जो उसके मुआशरे के अंदर सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म है, वो ख़त्म हो जाए और कम्युनिज्म जो है वो शुरू हो जाए। अब कैपिटलिज्म जब तक ख़त्म नहीं हो सकता था, जब तक जो मजदूर तबका था, वो चाहे मजदूर कौन से थे, मिल के मजदूर थे, ज़राअत के मजदूर थे, कारखानों के मजदूर थे, फैक्ट्रियों के मजदूर थे, जितनी भी वहाँ पे मजदूर तबका था वो इकट्ठा हो जाता, उनमें इत्तेहाद हो जाता और फिर वो खड़ा हो जाता सरमायादारों और लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़। तब तक जो है इनकलाब जो है वो नामुमकिन था। लेकिन अब इनकलाब लाना भी ज़रूरी था। कार्ल मार्क्स कहता है कि क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग पिस रहे थे, अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे, इसलिए इनकलाब जो है वो इनकलाब का हामी और कम्युनिज्म का हामी था, सरमायादारों के खिलाफ था कार्ल मार्क्स। सबसे पहले वो कहता है कि अगर जमहूरियत की जंग में मुकम्मल फतह हो जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, डेमोक्रेसी की एक जो जंग चल रही होती है उसमें जो है तबकात लड़ रहे होते हैं, सियासी तबके जो होते हैं, उसमें जो है वो उसने पिछले कॉन्सेप्ट में बोला कि जो लैंडलॉर्ड था वो भी इक़्तिदार के लिए लड़ रहा था, जमहूरियत के लिए लड़ रहा था, काफ़ी अरसा इक़्तिदार भी किया, सरमायादारों ने भी इक़्तिदार किया। फिर एक छोटा तबका आ गया बिजनेसमैन और ट्रेडर का, उन्होंने भी सियासी इक़्तिदार के लिए जंग लड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। अब वो यहाँ पे कहता है कि जो मजदूर तबका है, जितने मजदूर हैं, वो अगर जमहूरियत की जंग में, डेमोक्रेसी में वो अगर मुकम्मल फतह हासिल कर लेते हैं तो इनकलाब की राह हमार हो जाती है। दूसरे नंबर पे वो कहता है, दूसरा पॉइंट उसका, अगर सियासी इक़्तिदार अपने हाथों में ले लें, कौन सियासी इक़्तिदार, गवर्नमेंट, कौन अपने हाथों में ले ले, वही जो लेबर क्लास है, वो जो मिडिल क्लास है, मजदूर तबका है, वो कौन सा है, वो प्रोलेटारिया का तबका है, जिसको आप प्रोलेटेरियन कह सकते हैं, वो मजदूर तबका है। वो अगर सियासी इक़्तिदार अपने हाथों में ले ले तो इनकलाब ला सकता है। वो अब सियासी इक़्तिदार अपने हाथों में वो कैसे ले सकता है प्रोलेटारिया,
या मजदूर तबका, वो ऐसे कि वो एक बाकायदा अपनी रेगुलरली एक बाकायदा जो है सियासी तंजीम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी शक्ल में मुत्तहद हो जाएं, उनका यूनाइट हो जाए, वो यूनाइट हो जाएं, सियासी तंजीम बना लें, सारे मजदूर मिल के कारखानों के, फैक्ट्रियों के और अपना एग्रीकल्चर के वो एक सियासी तंजीम बनाएं, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टी बना लें। पार्टी वो क्या करे, कौमी इंतखाब में हिस्सा ले, कौमी इंतखाब में वो पार्टी हिस्सा ले जो इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर। अब जब वो हिस्सा लेंगे, सियासत में हिस्सा लिया उन्होंने, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर वो कौमी इंतखाब में उन्होंने हिस्सा लिया तो वो कामयाब हो गए, जमहूरियत की जंग में वो कामयाब हो गए, सियासी इक़्तिदार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो प्रोलेटारिया जो है, वो ये जो मजदूर तबका है, प्रोलेटेरियन, इसको इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, उर्दू में उन्होंने लिखा है प्रोलेटारिया, ये तबका पार्लियामेंट के ऊपर काबिज हो गया। जैसे गवर्नमेंट होती है पार्टी की, ज़्यादा वोट ले लिए, सीटें ज़्यादा बन गई उनकी, मजदूर तबका जो है वो काबिज हो गया। वो कहता है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर काबिज हो जाएं, सीटें ज़्यादा हो जाएं, वो मजदूर तबका जो है प्रोलेटारिया का, वो अपनी हुकूमत की तश्कील करें। अब हुकूमत की तश्कील कैसे होती है, पॉलिसियाँ बनती हैं, पॉलिसियाँ राइट्स के लिए बनती हैं, आवाम के लिए बनती हैं, स्टेट के लिए बनती हैं, अंदरूनी बैरूनी पॉलिसियाँ बनती हैं। सारी पॉलिसियाँ हुकूमत के अंदर जो पॉलिसियाँ तश्कील होती हैं, ज़राअत की, इकोनॉमिक की, जो भी मतलब है जितनी भी हैं, वो हुकूमत जो है वो तश्कील हो, फिर पॉलिसियाँ बनाए। अब यहाँ पे जब हुकूमत तश्कील हो जाएगी तो मार्क्स कहता है जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो कैपिटलिज्म है उसका जो सिस्टम है, और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जगीरदाराना जो निज़ाम है, उसका खात्मा हो जाएगा। और वो यही मजदूर, यही प्रोलेटारिया जो है, ये तबका हुकूमत में आएगा तो ये इनकलाब की राहवार हो जाएगी। तो ये सरमायादारी निज़ाम जो है और जागीरदार जो लैंडलॉर्ड है उनका खात्मा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो कहता है कि जब सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा हो, जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा, दोनों का हो जाए, इनके दोनों के वो मार्क्स खिलाफ था। वो कहता है इज्तिमाली निज़ाम का क़याम हो जाए, वही जो प्रोलेटेरियन गवर्नमेंट है, वो मज़दूरों की जो जमहूरियत है उसमें वो अपना कम्युनिज़म का सिस्टम लेके आए, इस्टेब्लिश क्या हो, इज्तिमाली निज़ाम, कम्युनिज़म सिस्टम जो है वो कायम हो जाए, उसका क़याम हो, और उस इज्तिमाली निज़ाम के अंदर जो है सबके हकूक़ जो है मुहैया किए जाते हैं मज़दूरों के, और जो मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं। ये तो इसका ये थीरी थी आप उसकी, जो सोशल रेवोल्यूशन की इब्तदाई चीज़ें ये होंगी, ये पॉइंट होंगे इब्तदाई चीज़ों के। सही है। अब इसके बाद जो है मार्क्स कहता है कि पर्पस ऑफ रिवोल्यूशन जो है, इनकलाब के मकसद क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्यों वो माशरे में इनकलाब कामी है, क्यों लाना चाहता है। वो इसलिए चाहता है, वो कहता है उसके जो है, वो कहता है कि दो मकसद हो सकते हैं। पहला, बोर्जुआ की दौलत और जायदाद। बोर्जुआ कौन है, ये सरमायादार तबका। सरमायादार तबके में कौन है, कैपिटलिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये बोर्जुआ का तबका। इनकी जो दौलत है, दौलत मीन जो वेल्थ एंड जायदाद और प्रॉपर्टी, ये कौमी खजाने में जमा हो जाए। इनका मकसद यह है कि जब गरीबों की हुकूमत आएगी, जमहूरी हुकूमत आएगी, जमहूरियत में जो है वो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब है जैसे वो आप जमहूरियत को कहते हैं, वो ऐसे ही जो बोर्जुआ की जो दौलत, वेल्थ है, अमीरों की, सरमायादारों की, लैंडलॉर्ड की, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौमी खजाने में जमा करना, ये मकसद है पहला। अब उसमें जो है दूसरा, उसका इसी पहले मकसद में इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म जो है, इसका खात्मा हो जाए, इसका खात्मा करना भी उसका मकसद है। तीसरे नंबर पे, और इज्तिमाली निज़ाम जो कम्युनिज्म सिस्टम है उसकी राह हमवार करना, उसको प्रमोट करना, उसका फरोग, इज्तिमाली निज़ाम का। पहला तो इसका ये हो गया पर्पस इनकलाब का। दूसरे नंबर पे जो है वो, दूसरे नंबर पे इसका जो है वो कहता है कि जो सरमाया है,
जो कैपिटल है, जो सरमाया है अमीर लोगों का, जागीरदार लोगों का, बिजनेसमैनों का, लैंडलॉर्डों का, ट्रेडरों का, ताजरों का जो सरमाया है, उसके साथ साथ जो पैदावारी ज़राए हैं, जो प्रोडक्ट के ज़राए हैं, जो प्रोडक्शन फ्राहम करते हैं स्टेट को, कंट्री को, उसके जितने भी सोर्सेज हैं उनको वो अपनी तहवील में लेना, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लेना है पैदावारी ज़राए, क्योंकि वो पैदावारी ज़राए सरमायादारों को चीज़ें फ्राहम करते हैं। वो मजदूरों को उजरत कम देते हैं, पैदावार ज़्यादा होती है तो सरमायादारों के पास दौलत ज़्यादा चली जाती है। इस वजह से वो कहता है कि जो सरमाए के साथ साथ जो दौलत है, जो भी दौलत पड़ी हुई है उनके पास, उसके साथ साथ जो पैदावारी ज़राए हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जितने पैदावारी ज़राए हैं उनको अपनी तहवील में ले ले। कौन तहवील में ले ले? प्रोलितारिया, मजदूर तबका जो हुकूमत में आ गया, जो जमहूरियत पे काबिज हो गया है, वो जो पार्लियामेंट के अंदर है। अब उनका क्या काम है? उनका काम है कि वो पैदावारी जो तरीके हैं, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो बनाना है, उसके जो तरीके हैं, मार्केट में कैसे लाना है, कितनी ज़्यादा पैदावार देनी है, उसमें इजाफा किया जाए। इजाफा करना ये एक मकसद था उसके रेवोल्यूशन का। दौलत की बराबरी की बुनियाद पे तकसीम करना भी उसका मकसद था इनकलाब का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है, मजदूर तबके को मुनासिब उजरत देना, एक अप्रोप्रिएट जो है वेज जो है, उजरत जो है, वो ये जो लेबर क्लास है उसको उजरत देना, ये भी मकसद था। अब इस वजह से वो इनकलाब लेके आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इनकलाब लेके आया। उसका मकसद ये था। अब ये तो मकसद हो गया। अब उसके जो इनकलाबी जो स्टेप हैं, उसके जो इनकलाबी स्टेप हैं वो कौन से हैं? इनकलाबी स्टेप उसके कौन से थे? सबसे पहले उसने स्टेप क्या लिया? पहला स्टेप उसने जो है वो लिया, वो कहता है कि इक्वल इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो बराबर की बुनियाद पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, शुड बी इस्टेब्लिश। उसका क्या होना चाहिए? इक्वल, बराबर, मतलब उसमें जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, वो हों, सरमायादार हों, लैंडलॉर्ड हों, ट्रेडर्स हों, बिजनेसमैन हों, जो मुआशी निज़ाम है उसमें दौलत बराबरी की बुनियाद पर हो जाए। इसलिए वो इज्तमालियत का हामी था, कम्युनिज्म का। ये तो उसका एक पहला स्टेप था इनकलाब का। दूसरा उसका स्टेप ये था, जो वेल्थ है, जो दौलत है एंड प्रॉपर्टीज जो है, जितनी भी दौलत और प्रॉपर्टी किन लोगों की है, वो बोर्जुआ की, जो सरमायादार, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, बिजनेसमैन है, उनकी जो वेल्थ है और उनकी जो प्रॉपर्टी, मतलब है जो जायदाद और दौलत है, एडेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा हो जाए। वो जमा कौन करेगा? जमा प्रोलेटारिया करेंगे, प्रोलेटेरियन करेंगे, मजदूर तबका जो जिनकी गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट में आ गए, वो करेंगे जमा। उनसे ये हक छीन लिया जाए, उनकी दौलत और जायदाद जब्त कर ली जाए और सरकारी खजाने में जमा कर दी जाए। सरकारी खजाने में जब जमा होगी तो वो गरीब लोगों की फलाह व बहबूद के काम आएगी और रियासत और मुल्क के काम आएगी। लिहाजा वो जो सरमायादार और लैंडलॉर्ड होंगे, वो ज़ाहिर उनकी दौलत ही चली जाएगी। वो क्या करेंगे? वो मजदूरों से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके पास वो वर्क तो कर नहीं सकते, वो मजदूरी तो कर नहीं सकते, जाहिर है वो भूखे मरेंगे। अब यहां पे तीसरे नंबर पे जो उसका स्टेप है वो है पर्सनल पोसेशन ऑफ लैंड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो पर्सनल पोसेशन ऑफ लैंड है, जो जमीन की मलकियत है, जो लैंडलॉर्ड हैं, उनकी जो जमीन है, जिनके वो मालिक, पता नहीं कितनी जमीनें थी उनके पास, जिनसे वो हारियों से काम करवाते थे, मजदूरों से काम कराते थे अपनी ज़राअत के अंदर, उनको मजदूरी कम देते थे। वो कहता है वो जमीन जो है वो उनसे ले लेनी चाहिए, सख्ती से वो जब्त हो जानी चाहिए। चौथे नंबर पे इसका जो स्टेप है वो कहता है कि ओल्ड एंड वर्स सिस्टम शुड बी फिनिश्ड। जो रवायती निज़ाम एक वहां पे चल रहा था मार्क्स के दौर में, वो कहता है पुराना और ये जो बदतर सिस्टम है शुड बी फिनिश, ये खत्म होना चाहिए। नए तरीके से नए असूल वज़ा किए जाने चाहिए। असूल
कम्युनिज्म के असूल, प्रिंसिपल किस चीज के? कम्युनिज्म के। 5वें नंबर पे उसका जो स्टेप है वो कहता है कि ऑल द सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मैंने पहले भी कहा है कि पॉलिटिकल जो साइंस है उसकी जो तहरीर है, उसका जो कंटेंट है, आप वो इतना सादा लफ्जों में लिख सकते हो कि जैसे 10th क्लास का या FA क्लास का बच्चा सेंटेंसेस बना सकता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी वोकैबुलरी लगाने की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप। जैसे मतलब आपको सिर्फ आपकी एक तो ग्रामर की, वर्ब की गलती ना हो, दूसरी स्पेल मिस्टेक ना हो, बस ये सेंटेंसेस तो ये लिखा हुआ है। अब यहां पे ये मेन हेडिंग मैंने दी है, इसका जो स्टेप है 5वें नंबर पे, ऑल द सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जितने भी आमदोरफ्त के जराए हैं, उसके जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के जेर कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि सरमायादारों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो वो ना तो मंडियों में अपनी कुछ चीज लेके जा सकेंगे, ना मार्केटिंग कर सकेंगे, और उनकी दौलत और जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो पहले ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, जब्त हो जाएगी। लिहाजा सरमायादाराना निज़ाम यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, 6ठे नंबर पे वो स्टेप क्या लेता है? 6ठे नंबर पे वो स्टेप लेता है कि प्रोलिटेरियन शुड ऑक्यूपाई ऑल दी प्रोडक्शन सोर्सेज ऑफ स्टेट। रियासत के अंदर प्रोडक्शन के जितने भी जराए हैं, सोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो कब्जा किसका होना चाहिए? प्रोलिटेरियन। यही प्रोलितारिया। ये प्रोलितारिया तबका कौन है? ये लेबर हैं, ये पुअर पर्सन है, पुअर मैन है, मिडिल क्लास है, ये है प्रोलितारिया। ये इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी इनकलाब के बाद, सही है। अब ये इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो ये कहता है कि ये शुड ऑक्यूपाई ऑल द प्रोडक्शन सोर्सेज ऑफ स्टेट। रियासत के जितने भी पैदावारी के जराए हैं, जो पैदावार करते हैं, जिनसे इकोनॉमी चलती है, वो जो है उनके ऊपर जो है प्रोलितारिया का कब्जा होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप 6ठे नंबर पे। अब मजीद इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और ऐड कर सकते हो। जब बन गई है तो आप वो हेडिंग को मैंने समझा दिया है, तो आप इसमें जो है वो जब क्वेश्चन पूरा लिखना है, अब ये मतलब जिस तरीके से मैंने ये पॉइंट बनाए हैं, मैं समझा रहा हूं, अगर इसके ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उसका सोशल रेवोल्यूशन आ जाए, या इसका 20 नंबर का आ जाए, तो इसको साथ इसके कोई और क्वेश्चन मिला के आएगा, तो ये भी आपने लिखना है। तो ये आपका बेहतरीन जो है वो एक हेडिंग, सब पॉइंट, उसके बाद जो है वो कंटेंट एक पूरा तहरीरी शक्ल में बन जाएगा। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो है 7वें नंबर पे जो स्टेप है, इनकलाबी स्टेप, कौन सा वो लेता है? मार्क्स। वो कहता है स्पेशल अटेंशन टूवर्ड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। जो ज़राअत का शोबा है उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि जो रवायती तरीके से वहां मजदूरी से काम लिया जा रहा था, वो कहता है कि मशीनें आ जाएं, मशीनें जो हैं वो बेहतरीन काम कर सकती हैं और वो पैदावार ज्यादा कर सकती हैं। लिहाजा जब प्रोलेतारिया की गवर्नमेंट आ जाए, वो कहता है कि उनको खास तवज्जो देनी चाहिए टूवर्ड फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की तरफ, क्योंकि वो ये जो सारी मुआशियात है, मुल्क का जो सिस्टम है वो ज़राअत से चलता है। वहां की जो स्टेट थी उसकी वो बात कर रहा है। अब यहां पे 8वें नंबर पे जो स्टेप वो लेता है, वो कहता है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। जो सनतें हैं, जो इंडस्ट्री है, एक तो उसकी नशोनुमा, नई इंडस्ट्रियां लगाएं, प्रोग्रेस उसकी तरक्की हो, मतलब उसमें जो है नई जदीद तरीके से नए इंजीनियर हों, और तरक्की जो है वो से जो है वो होती है। यहां से वो कहता है कि लोगों को तालीम दी जाए स्पेशल इंडस्ट्री के लिए, और उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए जो है वो संतों का क़याम हो और उसको फरोग दिया जाए। यहां पे 9वें नंबर पे जो है, 9वें नंबर पे वो कहता है कि क्लास सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो ये तबकाती निज़ाम है तालीम का, जो लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट, ट्रेडर और बिजनेसमैन लोगों के लिए है, उनके बच्चों के लिए क्लास सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल सिस्टम। ये जो है बराबरी की बुनियाद पर ये सिस्टम होना चाहिए, ये जो क्लास सिस्टम है। लिहाजा
अगर बराबरी की बुनियाद पर जो है ये क्लास सिस्टम वो कर देते, जो बोर्जुआ का तबका था, जो लैंडलॉर्ड थे, सरमायादार थे, मजदूरों में अवेयरनेस आ जाती, आगाही आ जाती, पॉलिटिक्स में आ जाते, वो अपने अपने राइट्स के लिए आवाजें उठाना पहले ही शुरू कर देते। उन्होंने तो उनको एजुकेशन दी नहीं, मजदूरी पे रखा उनको। लिहाजा वो कहता है कि जब प्रोलितारिया गवर्नमेंट में आए, उन्होंने क्लास सिस्टम जो है वो तालीम का जो निज़ाम है वो बेस्ड ऑन इक्वल सिस्टम, सबके लिए बराबर तालीम, सबके लिए, जिसके बच्चे जितने भी होंगे तालीम बराबर होगी, जितना वो पढ़ सकता हो। उसके बाद जो है 10वें नंबर पे रिलीजियस एंड अदर ट्रेंड्स, मजहब एंड अदर ट्रेंड मतलब है दूसरे जो भी रुझानात हैं शुड बी स्टॉप्ड, उनको रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? वहां के जो पादरी थे, वहां के जो लैंडलॉर्ड थे, वहां के जो सरमायादार थे, वो मजहब की आड़ में लोगों को उभारते थे, उकसाते थे, और उन्होंने मजहब को बुनियाद बनाकर जो है आड़ बनाकर, और जो दूसरे जो वहां पे रुझानात एक रस्मी वहां पे रस्म रिवाज चल रहे थे रवायती, उसको आड़े लेके उन्होंने जो है ये गरीबों के ऊपर, मजदूर तबके के ऊपर सरमायादारों ने और लैंडलॉर्डों ने, क्योंकि उसके पास और कोई उनके पास चारा नहीं था, उन्होंने फिर मजहब को ही जो है वो आड़ बना लिया, ताकि जो अभी काफी जगहों पे आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे मजहब की आड़ में जो है किसी को मार दिया जाता है, किसी को जो है वो सजा दी जाती है। अगर कोई चीज है भी ऐसी तो वो उस टाइम पे जो है वो उन्होंने मजहब का भरपूर फायदा उठाया। वहां पे कार्ल मार्क्स दौर में वो कहता है शुड बी स्टॉप्ड, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स से वो कहता है इसको, मजहब को, जमहूरियत से, गवर्नमेंट से मजहब को अलग कर दो, ये नहीं आना चाहिए, इसमें खिलाफ था इसके वो। उसके बाद जो है कंक्लूजन आ जाता है, नतीजा। अब आपने जो नतीजा अखज किया है वो आपने यहाँ पे पैराग्राफ एक लिख देना है, टोटल ओवरऑल आपने किसका ओवरव्यू लेके वही कंक्लूजन लिख देना है मार्क्स का। ये था इसका थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। अब इसमें जो है अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो पूछ सकता है, बाकी कोई और सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। बाकी सिर्फ इसके बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ सकता है। जो इसका एक इनकलाबी जो तस्वुर था, अगर देखा जाए तो ये जो कार्ल मार्क्स है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लास स्ट्रगल के, सरप्लस थ्योरी के, कैपिटलिज्म के और ये सोशल रिवोल्यूशन के, मैं कहता हूं अगर ये देखा जाए तो ये हर मुल्क, हर स्टेट अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवा दे तो इनकलाब आ सकता है। वो खूनी इनकलाब नहीं, वो आईनी इनकलाब, जमहूरियत में इनकलाब आ सकता है। सबके राइट्स जो है उसको मिलेंगे अगर इनके ऊपर जो है अमल दरामद हो तो। सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लैंडलॉर्ड, जब जाहिर बात है जब वो सारी चीज़ें उनसे ले लेता है तो सरमायादार तबका जो है, लैंडलॉर्ड तबका, जो ट्रेडर बिजनेसमैन है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब वो वहाँ पे इक्वल बेस सिस्टम जो है वो अपनी स्टेट के अंदर चाहता है। कम्युनिज्म के अंदर इक्वल बेस सिस्टम चाहता है, इसमें कैपिटल हो या लेबर हो या लैंडलॉर्ड हो या एक फार्मर हो, किसान हो, ट्रेडर हो या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाला एक बंदा हो, बनाने वाला, बिजनेसमैन हो या मार्केटर हो, कोई भी हो। वो कहता है कि सब बराबर, दौलत जायदाद सब बराबर किसी को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देता है वो अमीरी गरीबी वाला। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। दोबारा मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके जूम करके जो है वो दे देता हूँ, जिसने नोट्स बनाने हो वो बना सकता है। अब ये वो है प्रोलेटेरियन में लेबर, पुअर, मिडिल क्लास, ये तीन।
इनकी गवर्नमेंट इनकलाब के बाद आती है, जहाँ पे भी इनकलाब आए। सही है। ये है बोर्जवा। बोर्जवा ये कौन सा तबका है? ये कैपिटलिस्ट है, सरमायादार तबका है। कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। यहाँ पे ट्रेडर और बिजनेसमैनों ने भी सियासी इक़्तिदार में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हुए। लैंडलॉर्ड काबिज थे सियासी इक़्तिदार में, कैपिटलिस्ट भी काबिज थे। अब ये दोनों छोड़ ही नहीं रहे थे। ये दोनों छोड़ते तो तब बेचारे मजदूर, गरीब, मुतवस्सित तबका जो है, मिडिल क्लास, उसकी हुकूमत आती ना। तो ये मार्क्स जो है उसने इनकलाब ले आया, उसने कॉन्सेप्ट एक पेश किया अपना। अल्लाह हाफिज़। जिसको कोई सवाल हो वो पूछ सकता है बाद में इसमें व्हाट्सअप या मैसेंजर में। इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट क्लास जो है वो लिनन के ऊपर होगी। लिनन जो पीएमएस का फिलासफर है और सीएसएस का भी है इंशाल्लाह।